जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जो बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसका नाम है भोली। इसके राइटर हैं ए.के. अब्बास। जिस तरीके से हम बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुन कर के बहुत आनंद लेते थे, वैसे ही आज आपको भी यह कहानी सुन कर के बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि कहानी को सुनने में मज़ा आए। तो किसी गाँव में एक लड़की थी जिसका नाम था सुलेखा। वह सुलेखा बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की थी। शॉर्ट फॉर्म में उसको भोली कह करके बुलाते थे, लेकिन कभी कभी गांव वाले उसे सिंपलटन के भी नाम से जानते थे। सिंपलटन का मतलब होता है कि जिसके पास बुद्धि कम हो, यानी लैक ऑफ सेंस, उसको सिंपलटन भी कहते थे। उसके पिताजी का नाम रामलाल था। वह अपने पिताजी की चौथी पुत्र थी। इसका मतलब उससे बड़ी 3 बहनें और उसके घर में थी। जब वह छोटी थी, लगभग 10 महीने की थी, तो एक बार अपने खटिया पर से खेल रही थी, यानी कॉट जिसे कहते हैं, पालने पर से खेल रही थी, और खेलते खेलते अचानक से अपने सर के बगल गिर गई। और जैसे ही सर के बगल गिरी तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, और क्षतिग्रस्त होने की वजह से उसे सिंपलटन के कहने लगे और भोली के नाम से जानने लगे। क्योंकि जैसे ही उसका दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ तो उसके दिमाग ब्रेन में लग गया, उसे मंद बुद्धि कह करके बुलाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह बचपन से ही भद्दी थी। वो बचपन से बहुत ही सुंदर, सुशील और प्रीटी गर्ल थी। इतनी डॉल सी गर्ल थी कि पूछो ही मत। लेकिन जब वह लगभग 2.5 साल की होती है तो उसके चेहरे पर पोक मार्क्स का अटैक आ जाता है। पोक मार्क्स मतलब होता है कि जिस तरीके से माता जी निकलती है हमारे गांव में, यानी गांव में, उसी तरीके से उसके चेहरे पर कुछ इस तरीके से स्मॉल पॉक्स का निशान आ जाता है, और लगभग वह 5 साल तक बोल भी नहीं पाती है। जब भी मान लीजिए थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करती थी तो वह हकलाने लग जाती थी, हा करके बोलती थी। और इस बात पर उसके क्लासमेट, गांव के जो भी बच्चे थे, अक्सर उसका मजाक बनाते थे, उसका आनंद लेते। वो देखो सिंपलटन जा रही, वो देखो वो लड़की जा रही है जो बोल नहीं पाती है। लेकिन भोली के परिवार में कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें से 3 उसके भाई थे और 4 उसकी बहनें थे, जिसमें से 3 उसकी बहनें बड़ी थी, और भोली सबसे छोटी लड़की थी और सबसे यंग लड़की थी। उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे और एक गांव में रहते थे। उसके परिवार में सब कुछ समृद्ध था, यानी उसके पिता एक समृद्ध किसान थे। उसके यहाँ खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ समृद्ध था, सब कुछ खाने पीने के लिए था। उसके भाइयों को शहर भेज दिया गया था स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद उन्हें कॉलेज में डाल दिया गया। लेकिन जो सबसे उसकी बड़ी बहन राधा थी, उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, और जो छोटी लड़की मंगला थी, उसकी शादी सेटल कर दी गई थी। लेकिन जो रामलाल था, सबसे ज़्यादा चिंतित रहता था तो अपनी छोटी बेटी भोली के बारे में, क्योंकि न तो वह तो ज़्यादा अच्छा दिखती थी, न तो बुद्धिमान थी। और जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस समय 7 साल की थी, और उसी साल उसके गाँव में एक स्कूल खोला गया लड़कियों के लिए। या लड़कियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और उस स्कूल की ओपनिंग करने के लिए उस शहर के तहसीलदार एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके उस स्कूल की ओपनिंग करने के लिए उस गांव में आते हैं। ओपनिंग के बाद वे रामलाल से मिलते हैं और रामलाल से कहते हैं कि रामलाल, तुम इस गांव के सबसे भले इंसान हो, तुम्हें तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव वालों के सामने कि तुम अपने लड़कियों को स्कूल भेजो और वह शिक्षित होंगी। क्योंकि पहले के टाइम में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लड़कियों को स्कूल भेजो, शिक्षित होंगी तो तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने गांव वालों के सामने, अपने बच्चों को स्कूल भेज करके। और फिर उस रात वह वापस घर आता है और अपनी पत्नी से उसके बारे में डिस्कस करता है भोजन के दौरान। उसकी पत्नी कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? लड़कियाँ स्कूल जाएंगी? अगर लड़कियाँ स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल के अंदर इतनी साहस भी नहीं थी कि तहसीलदार को वो मना कर सके। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है, भोली को स्कूल भेज दो। अगर भोली को स्कूल भेज दे, वह थोड़ा बहुत पढ़ भी लिख ले, तो उसके पास वैसे भी बुद्धिमत्ता कमी बा, सुंदर भी नहीं बा, तो कर शादी करे में कोनो दिक्कत ना हो, होकर शादी आसानी से हो जाएगा। तो वह मान गई और अपने पति से कहती है, ठीक है, आप कल सवेरे भोली को तैयार करके और उसको स्कूल ले जा करके छोड़ आइए। फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही उसके पिताजी ने उसके भोली को पकड़ा अपने हाथों से और उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। बट भोली उस समय स्कूल के बारे में तनिक भी नहीं जानती थी, स्कूल क्या होता है, और वह स्कूल का नाम सुन करके डर गई। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे ही उसके काऊ लक्ष्मी को नहला धुला करके पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया गया। तो उसके दिमाग में वही बात चल रहा था, क्या पता पिताजी मुझे नहला धुला करके घर से बाहर भेज दे, जिस तरीके से हमारी लक्ष्मी
बेचनी गाय को बाहर भेज दिया गया। और पिता ने उससे कहा फिर दोबारा, जब वह मना करती रही तो उससे पिता ने कहा, क्या मैटर है पागल, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ही तो छोड़ रहा हूँ, स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, शाम को तुम दोबारा वापस आ जाओगी। फिर उसके माँ ने कहा, ऐसा करिए, इसे एक अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा पहनाइए, फिर मैं इसके बालों में तेल लगा देती हूँ, बालों को बांध देती हूँ और तब इसे स्कूल आप ले जाइए, पहुँचाइए। तो उसको नहलाया धुलाया गया, कपड़ा पहनाया गया और उसके बालों में तेल लगा करके, कंघी लगा करके उसको रेडी कर दिया। और फिर उसके पिता उसके हाथ पकड़ करके स्कूल ले गए और वहाँ पर हेडमिस्ट्रेस जो प्रिंसिपल थी उनको पकड़ा के चले आए। और वह जैसे ही लड़की वह स्कूल में प्रवेश करती है तो चारों तरफ देखती है बच्चे बैठे थे। हर क्लास में किसी क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो किसी में पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी में मास्टर पढ़ा रही हैं। तब तक मास्टर जी का आवाज़ आया, भोली जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ बेटा, उस कॉर्नर में जा कर के क्लास पे बैठ जाओ और देखो क्या पढ़ाई हो रही है। फिर भोली वहाँ से चुपचाप जाती है और कोने में बैठ जाती है। और भोली उस समय स्कूल के बारे में तनिक भी नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है, और वह स्कूल में बैठ करके चारों तरफ देखने लग जाती है। और उसके उम्र की ढेर सारी लड़कियां वहां पर उपस्थित थी कि हर क्लास में उसकी जैसी लड़कियां बैठी थी, चारों तरफ लड़कियां थी। और वह आशा करती है कि जितनी भी लड़कियां उसकी क्लास में बैठी हैं, कोई न कोई उसकी साथी तो ज़रूर ही बन जाएगी उससे बातचीत करने के लिए। वह ऐसा सोचते हुए बैठी है और तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। दीवार पर बहुत सारे फैसिनेटेड चित्र बने थे जिसमें कुछ हाथी, घोड़े, बिल्ली, उन सभी को देख करके वह बहुत ही मनमोहक हो गई। उसे देख करके लगने लगा कि हाँ वास्तव में ये चित्र हैं। और फिर उन्हीं में से एक उसको घोड़ा दिखाई दिया। वह घोड़ा जो कुछ समय पहले तहसीलदार जिस पे बैठ करके आए थे वैसा ही वह घोड़ा लग रहा था। फिर उसने एक मुर्गी का चित्र देखा जो उसके पड़ोस में रहती थी, सेम वैसी ही लगती थी। फिर उसने एक गाय का चित्र देखा, वह गाय सेम उसकी काऊ लक्ष्मी की तरह थी। फिर उसने एक तोता देखा, जो तोता यानी पैरट था वह सेम उसके पड़ोस में रहने वाले पैरट के समान था जो रोज़ सुबह सुबह उससे बातें किया करता था। इन चीज़ों को देख करके वह बहुत मनमोहित हो गई और उन्हीं को देख ही रही थी कि देखते देखते तब तक देखती है कि उसकी जो अध्यापिका थी वह उसके पास खड़ी थी। और खड़ी थी, वह उससे पूछती है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है? तो कहती भो 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 करके 3-4 बार हकलाती है और हकला करके रोना शुरू कर देती है। तब तक उसकी अध्यापिका आती हैं और उसे आराम से क्या करती है, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछती हैं और उसे खड़ी करती है और उससे पूछने लग जाती हैं, बेटा क्या मैटर है, आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? जब इतना सारा पूछती हैं और अपने प्यार भरे हाथों से उसे छूती हैं तो उसे आभास होता है कि इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट हैंड किसी ने भी मुझे इस तरीके से नहीं छुआ और इतनी प्यारी आवाज़ में किसी ने अब तक मुझे बात नहीं किया। फिर उसने कहा, गेट अप बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। जब वह दोबारा खड़ी हो जाती है तो जो उसकी अध्यापिका थी फिर उससे दोबारा पूछती हैं, अब बताओ बेटा तुम्हारा क्या नाम है? फिर वह उसी तरीके से उसी टोन में फिर हकलाती है, भो 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 भोली कह करके फिर वह रोने लग जाती है। जब वह दोबारा रोने लग जाती है तो जो उसकी अध्यापिका थी उसका उत्साह बढ़ाती है, इनकरेज करती हैं, बेटा तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, बस थोड़ा सा और बेटा तुम कर सकती हो। उसने बहुत ही उत्साह बढ़ाया और उसे उठाया। उसके बाद जो भी अध्यापिका थी वह फिर क्लास में पढ़ाने लग गई, कहीं ठीक है बेटा जाकर के तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। और उसने कहा कि तुम बस कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम रोज़ स्कूल आओ, तुम किताब भी पढ़ सकती हो और तुम कर भी सकती हो। फिर उसने उसे कहा, यह किताब ले लो और फिर 1 महीने बाद फिर मैं तुम्हें क्या करूँगी, दूसरी किताब दूंगी और तुम 1 महीने में यह पढ़ने लायक हो जाओगी। बस तुम रोज़ स्कूल आना, एक दिन भी गैप मत करना। वह उसे बहुत प्यार से समझाती हैं और वह लड़की जो भोली थी उसने उस किताब को ले लिया और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब वह उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया तो उसने कहा कि जब तुम इस किताब को पढ़ लोगी तो मैं इस किताब के बाद तुम्हें मैं इससे बड़ी एक और किताब दूंगी और जब तुम किताब पढ़ लोगी, पढ़ लिख जाओगी तो तुम अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहोगी और तुम बिना हकलाए, किसी से भी बिना डरे हमेशा बात कर सकती हो। और तब तक स्कूल की जो घंटी थी वह बज जाती है। जैसे ही घंटी लगती है छुट्टी हो जाती है। फिर उसकी अध्यापिका भोली से कहती हैं, ठीक है बेटा तुम घर जाओ लेकिन कल फिर पढ़ने आना और जब तुम रोज़ आओगी तो बिना हकलाए, बिना स्टैमर करे तुम सबसे बोल भी पाओगी और गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की कहलाओगी। और इसी तरीके से साल गुजरते गए, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और जो छोटा सा विलेज था अब वह एक स्मॉल टाउन के रूप में बदल गया। जो उस गांव में एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी
अब वह एक हाई स्कूल के रूप में परिवर्तन हो गया और उस गांव में बहुत सारे विकास हुए। जैसे कि ट्रेन नहीं था, अब ट्रेन भी उस गांव में रुकने लगी। एक सिनेमा घर हो गया था। फिर एक रात दोनों मियाँ बीवी बैठ करके, यानी रामलाल और उसकी पत्नी बैठ करके बात करते हैं। तब मैं बिशंभर की बात को एक्सेप्ट कर लूँ। उसकी पत्नी कहती हाँ कर लीजिए, भोली तो इसके लिए बहुत ही लकी होगी कि उसे इस जैसा दूल्हा मिला। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ही अच्छा घर है, एक दुकान है। बस फ़र्क ये है, वह कहते हैं कि बस फ़र्क यह है कि वह एक पैर से लंगड़ा है और उसके 2 बच्चे हैं उसकी पहली बीवी की, और वह ज़्यादा यंग भी नहीं है। तो यह सारी बात सुन करके उसकी पत्नी कहती है तो क्या हुआ, 40-45 साल बहुत बड़ी एज थोड़ी है किसी आदमी के लिए। और सबसे लकी बात तो यह है कि वह दूसरे गांव का है, भोली के लैक ऑफ सेंस के बारे में जानता भी नहीं है कि भोली मंद बुद्धि और उसके चेहरे पर दाग है। फिर उसके पिता कहते हैं मैं तो सिर्फ भोली के बारे में चिंतित हूँ कि भोली क्या कहेगी। उसकी माँ कहती है वो तो पागल है, वो तो मंद बुद्धि है, वो क्या कहेगी, वो तो एकदम गाय है, डम्ब गाय है। जैसे कह दोगे, जिस खूंटे में बांध दोगे वह उसी खूंटे में बनी रहेगी। लेकिन भोली जो थी वह अपने आंगन में एक बेड पर पे सो करके जागते हुए अपने मम्मी पापा की जो भी बातें थी वह सुन रही थी कि क्या कह रहे हैं उसके मम्मी पापा, क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर शादी सेटल हो जाती है और कुछ दिनों बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिस तारीख को शादी सेटल की गई थी, जब वो तारीख नज़दीक आती है तो बिशंभर नाथ अपने पूरे शानो शौकत के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एकदम बैंड बाजे के साथ अपनी बारात लेकर के भोली के घर पहुंचता है शादी करने के लिए। और वह वहाँ पर नाचते खेलते कूदते हुए भोली के घर पहुँचते हैं। और जब भोली के घर पहुँचता है तो मंडप में जा बैठता है और जैसे ही मुहूर्त का टाइम होता है, पंडित जी कहते हैं दुल्हन को लाया जाए। तब दुल्हन को सजा धजा करके, सिल्क कलर की साड़ी पहना करके, लाल चूड़ा पहना करके उसे मंडप में लाया गया और बिशंभर नाथ के बगल में खड़ा कर दिया गया। और जब दोनों आप सामने सामने खड़े हो जाते हैं तो उन्हें गेंदा के फूलों का एक एक हार थमा दिया गया और कहा गया कि एक दूसरे को माला पहनाइए। और जैसे ही जब माला पहनाने का टाइम आता है, जैसे ही लड़की माला को थोड़ी देर के लिए उठाती है, तब तक गांव की एक महिला रहती है जो भोली के चेहरे पर से उसका घूंघट हटा देती है, हल्का सा पीछे कर देती है। और जैसे ही वह उस घूंघट को पीछे करती है, बिशंभर जो था तुरंत तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ जाती है। और जैसे ही उसके नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, वह तुरंत वह लड़की घूंघट अपना फिर से दोबारा चेहरे पर डाल लेती है। और जैसे उसकी नज़र पड़ती है, वह लड़का तुरंत उसके पुक मार्क्स जो भी निशान थे वह तुरंत उसे देख लेता है और देख करके रुक जाता है और अचंभित हो जाता है। और अचंभित होकर के अपने दोस्त से कहता है, अपने दोस्त से कहने लग जाता है कि क्या तुमने उसके चेहरे पर वो निशान देखे, किस तरीके के निशान है। उसका दोस्त भी कहता है भाई तुम भी ज़्यादा यंग नहीं हो। फिर वह कहता है कि मुझे उससे शादी करने के लिए 5,000 रुपये का दहेज चाहिए। वह उसके पिता से डिमांड करता है यदि आप मुझे 5,000 रुपये देंगे तब मैं शादी करूँगा, अगर आपने 5,000 रुपये नहीं दिया तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बारात वापस लेकर के चला जाऊँगा। और इसकी ऐसी बात सुनते ही उसके पिता तुरंत उसके कदमों में गिर जाते हैं और अपनी पगड़ी उतार करके उसके नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि कृपया आप थोड़ा बहुत रहम करिए, आप मेरी इज्जत का ख्याल करिए, आप बारात लेकर के मत जाइए, कृपया प्लीज़ रुक जाइए, मान जाइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन वो अपनी बातों पे अडिग रहता है। फिर उसके पिता घर में जाते हैं और अपने तिजोरी को खोलते हैं और खोल करके उसमें से नोटों का बंडल निकालते हैं और उसे काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करके ले आकर के बिशंभर को दे देते हैं। उस पैसे को जो लालची बिशंभर था देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर दोबारा उसको माला थमा दिया गया वरमाला के लिए। लेकिन इस बार घूंघट लड़की चेहरे पर नहीं करती, वह सीधे उसके आंखों में देखती है और जब उसके सीधे आंखों में देखती है तो वह माला डालने से रुक जाती है और तुरंत कहती है पिताजी आप अपने पैसे को वापस कर लीजिए और मैं इस पागल आदमी से शादी नहीं करूंगी। तुरंत उसके गांव वाले कहते हैं सो सेमलेस, सो अगली, सो सेमलेस, वो कितनी बेशर्म लड़की, कितनी बेकार लड़की, कितनी बेशर्म लड़की, तुमको पता नहीं है, तुम शादी से मना कर रही हो। तब उसके पिता कहते हैं भोली क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तनिक भी हमारी इज्जत की ख्याल नहीं है, तुम तनिक भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं करती हो, तुम चाहती हो कि हमारी इज्जत चली जाए। ऐसा कह करके उसके पिता ने तुरंत उसको डांट लगाया। तो उसने कहा कि पिताजी मैं आपकी इज्जत खातिर मैं इस लड़के से शादी तो कर लूँगी, लेकिन इस लालची मक्कार फरेबी लड़के को कभी भी मैं अपना पति नहीं मान सकती, कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं मान सकती।
उन औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है और तब तक भोली एक औरत के पीछे मुड़ती है और कहती हाँ हाँ चाची, मैं तो एकदम डम्ब काऊ हूँ, आप मुझे चाहती हैं इस पागल इस लंगड़े आदमी के सामने बांध देना, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती। यह बात सुन करके फिर बिशंबर के जितने भी बाराती थे वो सब वापस चले गए। फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे शादी कोई भी नहीं कर पाएगा, अब मैं क्या करूँगा। तो वह कहती पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी और मम्मी की, और फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ और उसी स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ाऊँगी। ऐसा कह करके वो अपने मैडम की ओर इशारा करती है और उसकी मैडम कहती हैं ठीक है। तो यही थी आपकी भोली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसे ही तड़कता भड़कता कहानी लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।